हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लहर में। और आज फिर से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो हमारा रहने वाला है नेक्स्ट अध्याय के ऊपर, जो है अध्याय 5 नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। ठीक है, ये इसमें जो हमने कल धारा 75 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हमारा रहने वाली है धारा 76 से लेकर 89 तक। ठीक है, अब हमने जो अब तक पढ़ लिया है अध्याय 4 तक कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ कि हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, इसके अंदर जो है भाग बी है और नगरपालिका का जो अधिनियम है उसमें मैंने आपको अध्याय 1 कंप्लीट करवाया था, लेकिन क्योंकि एक तो छोटा था और परिचय था इसलिए मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन सिलेबस में अध्याय 1 नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिलेबस में जो स्टार्ट होता है वो अध्याय 2 से स्टार्ट होता है, नगरपालिकाओं का गठन और शासन। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि उसमें परिचय था, तो उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर हमने अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया, अध्याय 3 हमने कंप्लीट कर लिया और अध्याय 4 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा जो रहने वाला है वो अध्याय 5 है। ठीक है, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। तो देखिए, लगभग 4 या 5 दिन में, अगले 4-5 दिन में हमारा सिलेबस, कम से कम ये नगरपालिका अधिनियम तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चंस की सीरीज भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अध्याय 5। इससे पहले अध्याय 5 स्टार्ट करें, हमेशा की तरह ही हम पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ लिया। हमने कल पढ़ा था अध्याय 67 से लेकर 75 तक। हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, अध्याय 4 के नाम क्या था, नगरपालिका की संपत्तियाँ। तो उसमें हमने कहा था कि नगरपालिका की संपत्तियां है तो नगरपालिका को संपत्ति अर्जित करने की क्या है, शक्ति है। अब जब नगरपालिका को संपत्ति अर्जित करने की शक्ति है तो अर्जित की हुई संपत्ति किस में निहित होगी, नगरपालिका में ही होगी। अब जब नगरपालिका में उसकी संपत्ति निहित है तो वो उसका चाहे जैसे क्या कर सकती है, उपयोग कर सकती है, उसको डिस्पोजल कर सकती है। अब वो कुछ संपत्तियां जो है जब वो अर्जित करेगी तो किस प्रकार करेगी, उसका उल्लेख 69 में है। यानी कि संपत्ति अर्जित करने की शक्ति तो है, लेकिन वो अर्जित किस प्रकार करेगी उसका उल्लेख 69 में है। उसके बाद है कि नगरपालिका जो है उसके पास इतनी सारी संपत्तियां हैं तो कुछ संपत्तियों को लीज पर दे सकती है, यानी कि पट्टों पर दे सकती है। तो पट्टे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आंशिक पट्टे होते हैं जो कुछ वर्षों के लिए लीज पर दिए जाते हैं, और एक पूर्ण स्वामित्व पट्टा होता है। तो जो नगरपालिका है वो गैर कृषि भूमि पर आंशिक पट्टा या पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करती है। ठीक है, और उसको कुछ ऐसी भूमियों का अनिवार्य अर्जन भी करना होता है जो राज्य सरकार कहती है, मुआवजा देकर उसको कुछ भूमियों का अनिवार्य अर्जन भी करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो उसके पास जो भूमियाँ होती है वो उसका आवंटन करती है और नियमन करती है, और जो राज्य सरकार है उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देती है और फीस अदायगी करती है। यानी कि उसके जो कार्य होते हैं उससे संबंधित एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसके संबंधित जो भी फीस होती है वो भी अदा करती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि संपत्तियों का जो अंतरण है, यानी कि जो विक्रय करती है, विनिमय करती है, हस्तांतरित करती है, तो जो संपत्तियों का अंतरण है और जो संविदाएं वो कॉन्ट्रैक्ट जो लोगों के साथ करती है उसके संबंध में जो उपबंध है उसका उल्लेख 73 में है। अब 73 के अंदर ही 2 चीज़ें थी, इससे रिलेटेड है कि वो जो अंतरण करती है उसके संबंध में वो उसको क्या कर सकती है, पूर्ण भी कर सकती है, पूर्ण स्वामित्व भी दे सकती है और आंशिक भी दे सकती है। तो अंतरण का पूर्ण स्वामित्व किसमें, 73 के में। लेकिन मान लीजिए कि उसने किसी को अंतरण किया, संपत्ति का अंतरण किया, लेकिन वो फर्जी निकला, तो उसको क्या कर सकती है, रद्द भी कर सकती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि उसकी इतनी सारी संपत्तियाँ है तो उसका ब्यौरा तो उसको रखना ही पड़ेगा। तो संपत्तियों की वो तालिका और मानचित्र तैयार रखती है प्रति वर्ष, और उसमें अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो सीएमओ उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। इसके संबंधित संपत्तियों के अभिलेख भी नगरपालिका तैयार रखती है। ठीक है, ये हमारा कल का था। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। जब उसकी संपत्तियाँ होगी तो संपत्तियों से उसको आय भी होगी। ठीक है, अब उसकी संपत्तियाँ है तो उस पर वो कर लगाएगी, उससे उसको आय होगी। तो उसके संबंध में जो आगे का चैप्टर है वो उससे ही संबंधित है, यानी कि नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, यानी कि नगरपालिका का फंड। ठीक है, अब देखिए
इसके अंदर जो पहली इसकी धारा है उसमें, क्योंकि देखिए पूरा ही किससे संबंधित है, वित्त और निधि। वित्त और निधि मतलब कि पैसों से संबंधित है कंप्लीट ही। तो इसके पहले ही धारा के अंदर राज्य वित्त आयोग आ जाता है। पहले ही धारा में कौन सा आ जाता है, राज्य वित्त आयोग। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि नगर पालिकाओं के लिए, मैं क्या कह रही हूँ, नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस धारा में है, तो 76 के अंदर है। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लेकर आई हूँ कि मान लीजिए आर्टिकल्स अगर आपको पता हो, क्योंकि आपके इसमें पॉलिटी भी है नगर पालिका अधिनियम के अंदर, जो पार्ट ए है उसके अंदर EORO के अंदर, तो उसके अंदर भी तो है ना नगर पंचायती राज और नगर पालिका शासन। तो उसमें देखिए कि अगर आपको पूछ ले कि राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुच्छेद में है, तो जो पंचायती राज है उसमें तो 243 के अंदर है, और जो नगरीय शासन है उसके अंदर 243 के अंदर राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। लेकिन अगर नगर पालिका के लिए पूछ लिया जाए तो धारा पूछ ले तो 76 के अंदर है। तो पहले ही धारा जो है उसके अंदर क्या है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख, गठन और उसकी सिफारिशें, वो जो सिफारिशें करता है किसको, राज्य सरकार को, ठीक है। तो उसका उल्लेख इसमें क्षेत्र में। अब देखिए उसका क्या क्या कार्य होता है। तो नगर पालिका के लिए जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका कार्य होता है कि वो नगर पालिका की वित्तीय स्थितियों का अवलोकन करता है। क्या करता है, वित्तीय स्थितियों का अवलोकन करता है और उसके संबंध में राज्यपाल को सिफारिश करता है। वो सिफारिश किसको करता है, अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो राज्यपाल को देता है, ठीक है। और प्राप्त जो कर होते हैं, यानी कि राज्य को जो भी प्राप्त कर होते हैं उसका राज्य और नगर पालिका के अंदर क्या करता है, आवंटन करता है। नगर पालिका में क्या करता है, आवंटन करता है। तो ये इसका कार्य है कि देखिए वो इसकी नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की एक रिपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। फिर राज्यपाल क्या करता है, उस रिपोर्ट को, ये एक प्रोसेस बता रही हूँ, याद रखिएगा कि नगर पालिका के संबंध में या यूँ कह लीजिए कि नगरीय या पंचायती राज के संबंध में जो राज्य वित्त आयोग गठित की जाती है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है उसकी स्थितियों का अवलोकन करके। वो रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, ठीक है, क्योंकि वित्त आयोग की गठन भी कौन करता है, राज्यपाल करता है, तो अपनी रिपोर्ट भी राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल क्या करता है, उसको विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्या करता है, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। फिर विधानसभा क्या करती है, उस पर चर्चा करती है। विधानसभा, देखिए राज्यपाल उसको विधानसभा में रखवाता है, विधानसभा उस पर विचार करती है और फिर उस विचार करके जो भी वो रिपोर्ट में सिफारिशें करता है उनका क्या करती है, सरकार क्रियान्वयन करती है। ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को याद रखिएगा। तो हमने सबसे पहले क्षेत्र जो है, क्षेत्र में सिर्फ राज्य वित्त आयोग और उसकी सिफारिशें है, उसका जो क्रियान्वयन है वो 77 के अंदर है। तो दोनों अनुच्छेद, दो धाराएं हैं वो एक ही तरीके से याद हो जाएगी। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख और उसकी सिफारिशें 76 और 77 में उसकी सिफारिशों का क्रियान्वयन। अब देखिए क्रियान्वयन कैसे करते हैं कि राज्य को जो भी टैक्स प्राप्त होता है उसमें नगर पालिका का हिस्सा निकाल दिया जाता है और राज्य सरकार कुछ नगर पालिका को अनुदान भी देती है। और मान लीजिए कि उसकी वित्तीय स्थिति किसी नगर पालिका की कमज़ोर हो तो उसकी स्थिति में सुधार हेतु भी अन्य उपाय करती है। ये 3 प्रकार से याद रखिएगा। मान लीजिए कोई चौथा ऑप्शन देकर पूछ ले और ये तीन ऑप्शन ये दे दे तो पूछ सकते हैं कि क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है या क्या क्या राज्य सरकार क्या क्या सहायता करती है। तो ये 3 दे सकती है और चौथा ऑप्शन कोई और दे सकती है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं धारा 78 में है कि राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना, यानी कि जो सिफारिशें हो गई अब उसका क्रियान्वयन हो रहा है तो राज्य सरकार से वो क्या करती है, वित्तीय सहायता प्राप्त करती है नगर पालिका। कुछ शर्तों के साथ भी करती है और कुछ सहायता बिना शर्तों के भी करती है, ठीक है। फिर 79 में आता है कि नगर पालिका निधि का उल्लेख है। देखिए 76 में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख था। ये भी जो धारा है वो इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। सीधा पूछ सकते हैं कि नगरपालिका निधि का उल्लेख किस धारा में है, तो 79 में नगर पालिका निधि का उल्लेख इसमें 79 में। आप इस एक बार इनको समझ लीजिए, मैं लास्ट में आपको बिल्कुल इस तरीके से याद करा दूंगी कि आप भूलेंगे ही नहीं इसको, इससे अध्याय को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बहुत ईजी वे में आपको याद करवा दूंगी मैं, ठीक है। तो नगर पालिका निधि का उल्लेख 79 में है कि नगर पालिका जो वसूल करती है, यानी कि नगर पालिका की सीमा में आने वाले जो भी चीज़ें होती है उस पर नगर पालिका कर वसूल करती है।
तो उससे और प्राप्त समस्त धन जो होते हैं वो किस में जमा होते हैं, नगरपालिका निधि के अंदर। ठीक है, नगरपालिका निधि को लेखा शीर्ष के अधीन रखा जाता है। नगरपालिका निधि को लेखा शीर्ष के अधीन रखा जाता है। ये पूछ सकते हैं कि लेखा शीर्ष होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, आय और व्यय के आधार पर देखें तो एक तो राजस्व आय होती है और एक पूंजीगत आय होती है। व्यय के आधार पर देखें तो एक तो राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। तो नगरपालिका निधि किसके अधीन होती है, तो लेखा शीर्ष के अधीन होती है। ठीक है, फिर 80 में हम देखते हैं तो नगरपालिका निधि का उपयोग जो है वो एक्ट के उपबंधों के अनुसार होगा। अब नगरपालिका निधि हो गई तो निधि का उपयोग भी तो करेंगे, तो नगरपालिका निधि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, वो 80 के अंदर है। एक्ट के उपबंधों के अनुसार, यानी कि जो नगरपालिका का एक्ट इसके उपबंधों के अनुसार और नियमानुसार इसका उपयोग होगा। अब उपयोग किस किस में होता है, देखिए, नगर के अंदर जल निकासी या फिर मल वहन के संबंध में इनका उपयोग होता है। ठोस अपशिष्ट होता है उनके संबंध में होता है, उनका प्रबंध करना होता है। सड़कों का रखरखाव करना होता है। गंदी बस्तियों की सेवाएं होती है। कुछ वाणिज्यिक परियोजनाएं होती है। ठीक है, उसके अंदर जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो वाणिज्यिक परियोजनाएं पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी आती है। तो वाणिज्यिक परियोजना में नगरपालिका के बाजार आते हैं, बाजार विकास परियोजनाएं आती है और संपत्ति विकास परियोजनाएं आती है और वाणिज्यिक प्रकृति की अन्य परियोजनाएं आती है। ये 4 चीज़ें आती है, ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। नगरपालिका के बाजार आएंगे क्योंकि वाणिज्यिक नाम ही क्या है, वाणिज्यिक परियोजना, तो बाजार तो आएंगी सही, और बाजार के विकास की परियोजनाएं भी इसमें आएगी और संपत्ति विकास परियोजनाएं भी इसमें आएगी और वाणिज्यिक प्रकृति की जो अन्य परियोजनाएं हैं वो भी किसमें आएगी, वाणिज्यिक परियोजनाओं में आएगी। ठीक है, फिर आता है हमारा 81 में क्या है कि नगरपालिका निधि से तब तक संदाय का मैंने पिछले आपको बताया था अध्याय के अंदर, संदाय का मतलब क्या होता है, भुगतान। तो नगरपालिका निधि से तब तक भुगतान नहीं हो सकता जब तक कि अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। अनुदान में समाविष्ट नहीं हो मतलब कि क्या है कि जब तक उस नगरपालिका हर वर्ष क्या करती है, अपना एक बजट बनाती है। ठीक है, और उस बजट में कुछ योजनाओं का उल्लेख करती है, उसके अनुसार ही उसको क्या मिलता है, राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक जो योजना होती है उसके लिए एक बजट आवंटित किया जाता है। हम पढ़ते हैं ना कि फला योजना के लिए इतने करोड़ रुपए आवंटित हुए। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके अनुसार ही राज्य सरकार उसको बजट आवंटित करती है। तो भुगतान नगरपालिका निधि से कैसे भुगतान होगा, भुगतान तभी होता है जब उस वर्ष के अनुदान में, यानी कि उस वर्ष के बजट में उसके उस योजना का या उस भुगतान से संबंधित समाविष्टि हो। तो नगरपालिका निधि से उन्हीं कार्यों के लिए भुगतान जिनका चालू वर्ष में बजट में उल्लेख हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भुगतान भी हो सकते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसी आकस्मिक आपदा आ गई, मान लीजिए जैसे कोरोना है, पहले पता नहीं था कि वो आ सकता है, तो मान लीजिए कोई कोरोना हो गया या फिर मान लीजिए महामारी आ गई कोई भी, तो महामारी के अंदर क्या होता है कि एकदम से आकस्मिक होती है, आकस्मिक घटनाएं होती है, बाढ़ आ गई मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि पहले से बजट में तो उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आकस्मिक है, बजट में उल्लेख नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आकस्मिक है तो उसके लिए भुगतान कर सकती है। तो देखिए 2 प्रकार से भुगतान कर सकती है, एक तो जिनका बजट में उल्लेख हो, ठीक है, और एक जिनका बजट में उल्लेख नहीं हो। तो 2 प्रकार से वो क्या कर सकती है, भुगतान कर सकती है। किसमें लिखा हुआ है, 81 के अंदर। अब 82 में इसी की एक चीज़ लिखी हुई है कि लोकहित के तत्काल अपेक्षित संक्रमणों यानी कि कार्यों के लिए नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान किया जा सकता है। देखिए ये तो नगरपालिका निधि से भुगतान हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये नगरपालिका के ही कार्य है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो लोकहित में तत्काल यानी कि उसी समय अपेक्षित है, उसी समय किए जाने हैं, लेकिन वो करेगी तो कौन, वो होने तो किसके बजट से, निधि से चाहिए, राज्य सरकार की, लेकिन क्योंकि वो तत्काल होने हैं इसलिए नगरपालिका अपनी निधि में से ही उसका अस्थायी भुगतान कर देती है। तो लोकहित में तत्काल कार्य के लिए सरकार के आदेश पर सीएमओ के द्वारा नगरपालिका निधि से वो कार्य करा दिया जाता है। फिर उसके बाद में सरकार क्या करती है, इसका भुगतान नगरपालिका निधि में जमा कर देती है। तो देखिए ये तो नगरपालिका निधि से ही भुगतान हो रहा है और ये वापस जमा नहीं होता, ये तो भुगतान हो गया, ठीक है, जिसका बजट में उल्लेख है, जिसका बजट में उल्लेख नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो राज्य सरकार को करने होते हैं उनकी निधि से, लेकिन क्योंकि वो तत्काल है और लोकहित में अपेक्षित है इसलिए उस वक्त अस्थायी रूप से तो नगरपालिका उसका भुगतान कर देती है और उसके बाद में राज्य सरकार उस भुगतान को नगरपालिका निधि में जमा करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं धारा 83। धारा 83 में क्या है
कि नगरपालिका की सीमाओं के बाहर देखिए वो जो चीज़ें हम भुगतान कर रहे थे या जो भी कार्य कर रही थी नगरपालिका, वो सब कार्य क्या करती है, वो जो सेवाएं देती है या फिर जो भी कर वसूलती है, जो भी कार्य करती है वो सब अपनी सीमाओं के अंदर ही कर रही थी। तो क्या नगरपालिका सिर्फ सीमाओं के अंदर ही कार्य कर सकती है, सीमाओं के अंदर ही निधि का उपयोग कर सकती है? नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि नगरपालिका अपनी सीमाओं के बाहर भी व्यय कर सकती है। तो कैसे, किस चीज़ों के लिए कर सकती है? तो राज्य सरकार के अनुमोदन से। लेकिन अनुमोदन किसका चाहिए होगा? राज्य सरकार। मान लीजिए सरकार उसको अनुमोदन दे देती है तो नगरपालिका अपनी सीमाओं के बाहर कुछ संपत्तियां होती है उनका निर्माण और रखरखाव के लिए भी क्या कर सकती है? व्यय कर सकती है। ठीक है। उसके बाद में आता है कि विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अन्य उपयोग, यानी कि कुछ विशिष्ट प्रयोजन होते हैं, कुछ विशेष कार्य होते हैं, उसके लिए भी नगरपालिका निधि का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन करेगी कैसे? इसमें भी राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता है और इसमें भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार वो कार्य करेगी। और सरकार इसके अनन्य उपयोग का जो विशेष प्रयोजन के लिए जो निधि का उपयोग होता है उसके लिए सरकार नियम भी बना सकती है। ठीक है। फिर 85 में हमारे आता है लेखाओं का प्रचालन। लेखाओं का मतलब है अकाउंट्स। अकाउंट्स का प्रचालन या संचालन किस प्रकार करेगी? तो जो नगरपालिका के अंदर हर चीज़ के लिए एक अलग अलग अकाउंट बना होता है। जैसे मैंने आपको इधर बताया था, जैसे जल निकासी है, मान लीजिए कि ये नगरपालिका के कुछ कार्य है, जैसे जल निकासी है, ठोस अपशिष्टों का प्रबंध है, सड़क का रखरखाव है। तो हर एक चीज़ के लिए एक अलग लेखा होगा, हर एक चीज़ के लिए एक अलग अकाउंट बना होगा। जैसे आता है ना, जैसे नगरपालिका के जो भी अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा हुआ होता है। जैसे इसके लिए 2 करोड़ रुपए पहले तय होते हैं, इसके लिए 3 करोड़ रुपए, इसके लिए 4 करोड़ रुपए, ऐसे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पैसे फिक्स होते हैं। तो ये अलग अलग इनके अकाउंट्स बने होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटा होता है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए एक अलग अकाउंट होता है। तो ये होते हैं कि जो इनके अकाउंट्स होते हैं, इनकी जो लेखाएं होती है, उनका प्रचालन किस प्रकार से होगा। तो लेखाओं का जो प्रचालन है वो कैसे होगा? राज्य सरकार के बनाए हुए नियम के अनुसार होगा। ये चीज़ इसमें कह रही है कि नगरपालिका की जो निधि है उससे किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान किया जाएगा, यानी कि लेखाओं का प्रचालन या संचालन किया जाएगा, तो भुगतान जो है वो राज्य सरकार के जो नियम बनाए गए उसके अनुसार होगा। ठीक है। अब है नेक्स्ट की 86 के अंदर है कि जो मान लीजिए मैंने भी बताया कि अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, तो हर एक के अंदर पैसे है, लेकिन इसके अंदर जो ये कैटेगरियाँ है ये सामान्य कैटेगरी है। देखिए जल निकासी है, ठोस प्रबंध है, सड़क का रखरखाव है, गंदी बस्तियों की सेवा है, ये तो सामान्य है, आपको समझ में आ रहा है, सामान्य है। लेकिन वाणिज्यिक जो है ये एक विशेष कैटेगरी है। ठीक है ना, ये एक विशेष कैटेगरी है। तो सामान्य मतलब अगर इसमें अधिशेष बच जाता है, इसमें पैसा अधिक है, तो इसको इधर कमी हो रही है तो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लीजिए इसमें ज़्यादा है, इसमें कमी है, तो इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इधर के इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे। लेकिन इन सामान्य से वाणिज्यिक में कभी भी इस वाणिज्यिक से अधिशेष बच जाता है तो ये कभी भी सामान्य के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते। ये चीज़ वो कहना चाह रहा है कि जो सामान्य लेखाएँ होती है कि जो अधिशेष हो जाता है, मतलब मैंने कहा ना कुछ धन बच जाता है, मान लीजिए किसी फिक्स योजनाओं के लिए, लेकिन धन बच गया, किसी के अंदर अधिशेष बच गया, तो उसका विनिधान या उसका निवेश कहाँ किया जाएगा? तो जो वाणिज्यिक परियोजनाएं होती है वो वाणिज्यिक परियोजनाओं के लेखा शीर्ष से सामान्य लेखा शीर्ष में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। सामान्य से सामान्य में हो सकते हैं, लेकिन वाणिज्य से सामान्य में नहीं हो सकते। अब तो अगर सामान्य में नहीं होगा तो बचे हुए पैसों का वो क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे, उससे लोग प्रतिभूतियाँ खरीद लेंगे या फिर लघु बचत योजना में लगा देंगे या फिर बैंक खाते में उसका जमा करवा देंगे। ठीक है। तो उसके बाद में आता है नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना। प्राक्कलन का मतलब होता है एस्टिमेट तैयार करना, मतलब प्रतिवर्ष नगरपालिका अपने बजट का क्या एस्टिमेट तैयार करती है। बजट होता ही क्या है? बजट एक अनुमान होता है कि इस वर्ष में हम इतने रुपए खर्च कर सकते हैं। तो बजट का जो एस्टिमेट तैयार करती है वो कौन करती है? नगरपालिका करती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि सबसे पहले इसका देखिए जो इसकी विधि है, जो रीति है वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, सीएमओ होता है। बजट तैयार कौन करता है? सीएमओ तैयार करता है। तो सीएमओ क्या करता है, 15 जनवरी से जैसे ही वर्ष शुरू होता है उस वर्ष का सारा बजट का प्राक्कलन या एस्टिमेट तैयार कर लिया जाता है। तो जैसे ही 15 जनवरी स्टार्ट होती है तो सीएमओ क्या करता है, 15 जनवरी से पूर्व, ये दिनांक याद रखिएगा, 15 जनवरी से पूर्व सीएमओ उस वर्ष का बजट तैयार कर लेता है। फिर वो किसको सौंपता है? अध्यक्ष को सौंपता है। अध्यक्ष क्या करता है, उसको 31 जनवरी से पूर्व, 31 जनवरी को या फिर इससे पहले, इसके बाद नहीं, 31 जनवरी से पहले वो क्या करता है, नगरपालिका के समक्ष रखवाता है। कौन? अध्यक्ष।
सीएमओ किसको सौंपता है? अध्यक्ष को। अध्यक्ष उसको नगर पालिका के समक्ष रखवाता है 31 जनवरी से पहले। 31 जनवरी से पहले कब रखवाए? कभी भी रखवा सकता है, लेकिन ये जो तारीख तय करते हैं ना, 30 तारीख को रखवाना है, 28 को रखवाना है, तो ये जो इसकी कार्यपालक समिति होती है, मैंने आपको पढ़ाई थी ना, कार्यपालक समिति किसमें? धारा 55 के अंदर, याद करो। तो धारा 55 में मैंने जो कार्यपालक समिति बताई थी आपको, वो तय करती है कि 31 जनवरी से पूर्व किस तारीख को नगर पालिका के समक्ष रखना है। तो 31 जनवरी से पूर्व अध्यक्ष इसको नगर पालिका के समक्ष रखवाता है। फिर 15 फरवरी से पूर्व नगर पालिका से पारित होना आवश्यक है। 15 फरवरी से पूर्व नगर पालिका से पारित होना आवश्यक है। तो देखिए 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर बजट पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये तो हो गया कि प्राक्कलन तैयार हो, ये सिर्फ तैयारी हो रही है अभी तक, ठीक है ना। लेकिन इसको मंजूरी कैसे मिलेगी? तो 87 में तो प्राक्कलन तैयार हो रहा है और 88 में क्या मिलेगी? उसको मंजूरी मिलेगी। तो ये यहाँ तक का जो कार्य था इसको अध्यक्ष को सौंपना और उसके समक्ष रखवाना, ये तो आ जाएगा 87 के अंदर। अब पारित जो होना है 15 फरवरी से पूर्व जो पारित होना है वो किसमें आ जाएगा? 88 के अंदर। कि नगरपालिका बजट पारित करने में अगर असफल रहती है, 15 फरवरी तक नगरपालिका को बजट पारित करना आवश्यक है, लेकिन मान लीजिए वो असफल रही, तो क्या करेगा? सीएमओ जो है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है, वो 28 फरवरी से पहले उसको 28 फरवरी से पूर्व राज्य सरकार के समक्ष रखता है, राज्य सरकार के समक्ष रखता है और सरकार फिर उसे पारित करती है। समझ में आई आपको चीज़ें? 15 जनवरी से पहले सीएमओ को बजट तैयार करना होता है, ठीक है। फिर सीएमओ किसको सौंपता है? अध्यक्ष को सौंप देगा, उसका काम खत्म। अध्यक्ष उसको नगरपालिका के समक्ष रख देता है और नगरपालिका को 15 फरवरी से पूर्व उसको पारित करना आवश्यक है। अगर वो 15 फरवरी तक भी पारित नहीं कर पाई तो क्या करना है? तो फिर जो फरवरी की अंतिम तारीख होती है 28 तारीख, तब तक उसको सरकार को, अगर सीएमओ क्या करता है? सरकार को सौंपता है और 28 फरवरी से पूर्व सरकार को उसको पारित करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। फिर बजट पर सरकार अगर कोई माली को संशोधन करती है, कोई निर्देश देती है, तो उसको मानना नगरपालिका के लिए क्या होता है? बाध्यकारी होता है। बजट जो पारित होता है उसकी 1 प्रति तो निर्देशक को जाती है और 1 प्रति जो है वो स्थानीय निकाय के पास रहती है, ठीक है। फिर निवासी के अंदर क्या होगा कि जो बजट में अनुदान दिया गया है उसको परिवर्तित कर सकते हैं क्या? मान लीजिए कि जो बजट है वो पारित हो गया, लेकिन कोई चीज़ में अधिक चाहिए है या कोई पैसे अधिक चाह रहे हो या किसी में कमी करनी हो या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करना हो, तो क्या करेंगे? क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसकी सिफारिश पर? वित्त समिति की सिफारिश पर बजट को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, या फिर एक लेखा से दूसरे लेखा में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर मान लीजिए कि नगरपालिका को किसी अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता हो तो वो भी दी जा सकती है, ठीक है। किसके अंदर? 89 के अंदर। अब एक चीज़ और है कि इसमें 89 के है, एक उप धारा है इसके अंदर 89 के। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए 89 यानी कि निवासी, कुछ देखिए निवासी है, नगर पालिका के सभी निवासी होते हैं, लेकिन उसमें भी एक छोटा के है, नगर पालिका में भी एक छोटा है, यानी कि उस निवासियों में भी कुछ छोटे होते हैं, मतलब छोटे का मतलब समझ रहे, पिछड़े हुए होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनके लिए आधारभूत सेवा निधि का गठन किसमें किया गया है? निवासी के अंदर। निवासी है लेकिन वो भी क्या थोड़े से पिछड़े हुए हैं, यानी कि गरीब है, तो उनके लिए आधारभूत सेवा निधि का गठन निवासी के अंदर है। अब फटाफट से मैं आपको इनको याद करवा देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को वापस से देखिएगा। तो देखिए मैं आपको याद करवा देती हूँ इसको। हमने स्टार्ट किया था नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, ठीक है। तो नगरपालिका वित्त में पहला ही क्या आएगा? वित्त से वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का गठन और उसके सिफारिशी क्षेत्र के अंदर आगे से आगे लिंक करते चलिए। तो वित्त आयोग का गठन हो गया तो वो कुछ सिफारिशें की, अब उन सिफारिशों का क्या होगा? क्रियान्वयन होगा। अब उसका क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन होगा तो क्रियान्वयन में क्या कहा उसने कि राज्य सरकार उसको सहायता करनी चाहिए नगरपालिका की, तो फिर उसका क्रियान्वयन करेगी राज्य सरकार और उसको नगरपालिका को क्या करेगी? वित्तीय सहायता देगी। अब वित्तीय सहायता दे रही है, पैसे दे रही है, तो पैसे रखेंगे कहाँ पर? वो उसके लिए क्या बनाएंगे? एक निधि बनाएंगे, नगरपालिका की निधि बनाएंगे। अब नगरपालिका की निधि बना ली तो नगरपालिका की निधि रखने के लिए तो है नहीं पैसे, उनका उपयोग तो करना ही है किसी न किसी प्रकार से, तो नगरपालिका निधि का उपयोग आ जाएगा। और उपयोग भी किस प्रकार होगा? एक तो जिसका बजट में उल्लेख है उनके अंदर होगा, और मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें जिसका बजट में उल्लेख नहीं है, अचानक कोई चीज़ होती है तो उसमें भी उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन उसका उपयोग कुछ लोकहित के कार्यों में भी हो सकता है। देखिए मैंने इसी को 2 भागों में बांट दिया, 81 और 82 इसी में आ जाएगा, 80, 81 और 82 कि नगरपालिका निधि का उपयोग बजट में और नगरपालिका निधि का उपयोग लोकहित में। तो बजट में है और नहीं है तो भी उसका उपयोग करना है,
और लोक हित के अंदर कुछ लोक हित से संबंधित अगर कोई भुगतान है, लोक हित में नगर पालिका का अस्थायी भुगतान भी हो जाएगा। ठीक है। फिर 83 में बताया कि अब उसने अस्थायी भुगतान कर दिया है। अब ये सारे कार्य तो क्या हो रहे हैं, सीमा के भीतर हो रहे हैं। तो नगर पालिका क्या सीमा के भीतर ही कार्य करती है, बाहर नहीं करती है? बिल्कुल करती है। बाहर भी अगर वो चाहे तो राज्य सरकार के अनुमोदन से कुछ चीज़ों का निर्माण करवा सकती है और उनका रखरखाव कर सकती है। अब वो सीमा के बाहर कार्य कर रही है तो उसके अलावा भी कुछ विशिष्ट प्रयोजन हो सकते हैं, कुछ विशिष्ट कार्य हेतु भी निधि का उपयोग कर सकती है। ठीक है। तो देखिए तीनों इतने आर्टिकल सिर्फ उपयोग से संबंधित है, 80, 81, 82, 83 और 84। लगभग 5 जो धाराएं हैं वो सिर्फ इसके उपयोग से संबंधित है। पहले में उपयोग आ जाएगा, फिर उसका उपयोग बजट के अनुसार, और बजट में नहीं भी है तो कुछ लोक हित के अंदर अस्थायी भुगतान भी कर सकती है, सीमा के बाहर भी कर सकती है और कुछ विशिष्ट प्रयोजन के लिए भी कर सकती है। अब उसका जो बजट है उसका भुगतान वो करती किस प्रकार है कि अपनी मनमर्जी से कहीं पर भी कर देती है, चाहे जिसमें वो अपना भुगतान करे? नहीं, वो क्या करती है, सरकार के निर्देशों के अनुसार ही लेखाओं का प्रचालन करती है। अब वो लेखाओं का प्रचालन कर रही है, उसके लिए उसने अलग अलग लेखा शीर्ष बना रखे, अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, उसमें पैसे डाल रखे हैं। तो जो अधिशेष अगर किसी योजना में बच जाता है तो उसका विनिधान या उसका विनिवेश जो है वो किस प्रकार से करेगी, वो किस में आ जाएगा, 86 के अंदर आ जाएगा। अब उसने अधिशेष का जो है निवेश कर दिया, अधिशेष जो बचा उसको क्या कर दिया, उसने निवेश कर दिया। अब 87 और 87 और जो 88 है उसमें दोनों में बजट का उल्लेख है। 87 में तो क्या है, वो एक बजट बनाती है। अब ये सारे जो भी वो कार्य कर रही है तो उसके लिए उसको पहले से पैसे मिले हुए हैं। अब पैसे पहले से कैसे मिले हुए हैं, क्योंकि हर वर्ष वो क्या करती है, अपना बजट तैयार करती है। हर वर्ष वो अपना बजट तैयार करती है और उस बजट के अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए 87 के अंदर सही था, इसको 89 ही याद रखिएगा। देखिए 87 के अंदर वो बजट तैयार करती है और 88 में उसको मंजूरी देना होता है। ठीक है। 86 में तो उसका अधिशेष का निवेश हो गया। 87 के अंदर वो क्या करती है, हर वर्ष अपना बजट तैयार करती है। 88 में उसको मंजूरी मिलती है और निवासी के अंदर उस बजट में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। फिर निवासी के मैंने बताया था कि कुछ पिछड़े हुए हैं, उनके लिए आधारभूत सेवा निधि का गठन किसमें है, तो निवासी के अंदर है। तो आई होप आपको मतलब 1 मिनट लगा इस चीज़ों को लिंक करने में। इनको एक से एक आगे लिंक करते जाइए और आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिए हर एक धारा है उसकी हम ट्रिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बनाने को तो मैं आपको बना के समझा दूंगी, लेकिन उससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इसमें इतनी धाराएं हैं, मान लीजिए 344 धाराएं अगर आपको याद करनी हो तो क्या आप 344 ट्रिक बनाएंगे? नहीं ना। तो आप क्या कीजिए, एक याद कीजिए, उसके आगे आगे आप याद करते जाइए। ठीक है। उसके आगे आगे आप चीज़ को लिंक करते जाइए तो आपको उससे संबंधित मान लीजिए क्षेत्र से लेकर 89 तक आपको सारे याद होगी। सिर्फ एक याद किया आपने, राज्य वित्त आयोग, उसके आगे की आपको अपने आप याद होगी। तो ऐसे ही आप एक धारा याद कीजिए, उसके आगे की चीज़ें जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिंक करते जाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके आगे का वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। हमारी जो अध्याय 5 है आज वो कंप्लीट हो चुका है, राज्य वित्त और निधि। ठीक है। अध्याय 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के अंदर और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अकेले अकेले मत पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।